नमस्कार साथियों। हमारी जो सीरीज रसायन शास्त्र की चल रही है उसे आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं, या मैं यह कह दूं आपसे, अब तक जो हमारा जिक्र हुआ है पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं थी। अब हम जानेंगे कि पदार्थ, आपसे अगर पूछेगा मित्रों क्या कि पदार्थ की कितनी रासायनिक अवस्थाएं होती हैं, तो आप कह देंगे 2। क्या कह देंगे? 2। आपसे अगर कह देगा रासायनिक के आधार पर जो है ना, या रसायन क्रियाओं के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, आप कहेंगे 2। एक तो मित्रों क्या होगा आपका शुद्ध पदार्थ। कौन सा होगा मित्रों? शुद्ध पदार्थ। दूसरा आप कह देंगे मित्रों क्या? अशुद्ध पदार्थ। क्या कह दोगे मित्रों? अशुद्ध पदार्थ। यहां मैं मिश्रण भी लिख सकता हूं मित्रों। क्या लिख सकता हूं? मिश्रण लिख सकता हूं। देखो जाने, आपसे अगर कहेगा कि शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं, आपसे अगर कहेगा मित्रों क्या अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, या रासायनिक क्रिया के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, आप कह देंगे 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और आप दूसरे कह देंगे मित्रों क्या? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे मित्रों? तत्व। और क्या पढ़ोगे मित्रों? यौगिक। क्या पढ़ोगे मित्रों? तत्व। और क्या पढ़ेंगे? यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आप पढ़ेंगे मित्रों क्या? समांगी मिश्रण। क्या पढ़ोगे मित्रों? समांगी मिश्रण। और दूसरा आप देखेंगे मित्रों क्या पढ़ेंगे? विषमांगी मिश्रण। क्या पढ़ोगे मित्रों? विषमांगी मिश्रण। देखो जान ले थोड़ा सा। आपसे अगर कहेगा कि शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं, तो ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणु या तो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने, या परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात है कि कोई परमाणु कितने अनुपात में लिए गए हैं, तो उसे मित्रों आप क्या कह देते हैं? शुद्ध पदार्थ। जैसे आपसे अगर कहेगा शुद्ध पदार्थ के उदाहरण दीजिए, तो आप यहां पर देखेंगे मित्रों क्या? आप कह देना सोडियम। आप अगर कहेंगे मित्रों क्या? क्लोरीन। आप अगर कहेंगे सोना। आप कहेंगे मित्रों क्या यहां पर? कॉपर। आप यहां पर कह दोगे कोबाल्ट। कुछ भी आप कह देंगे नाइट्रोजन। आप कह देंगे हाइड्रोजन। आप यह देखिए, जो या तो एक स्वयं परमाणु से मिलकर बने या एक परमाणुओं का निश्चित अनुपात है, तो उन्हें मित्रों अपन क्या कह देंगे? शुद्ध पदार्थ। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं तत्व और क्या होंगे? यौगिक। आपसे अगर कहेगा अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, तो जिसमें परमाणु स्वयं नहीं है, 2 या 2 से अधिक परमाणु है और उनका निश्चित अनुपात नहीं है, तो उन्हें मित्रों आप क्या कह देंगे? मिश्रण कह देंगे। जैसे आपसे अगर मैं कह दूं दूध, तो आप यहां पर देखेंगे कि दूध में पानी होता है, अम्ल भी होते हैं, आप उसमें देखेंगे विटामिन भी होते हैं। आपसे अगर मैं कह दूं मित्रों रक्त, क्या कह रहा हूं मित्रों? रक्त। तो रक्त में आप देखें आरबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, और भी चीजें होती हैं। आपसे मैं कह दूं अल्कोहल में पानी, आपसे कह दूं शरबत, आप समझ रहे हैं, आपसे कह दूं चाय, तो ये चीजें किसके अंतर्गत आती है मित्रों? अशुद्ध पदार्थ के। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें परमाणु स्वयं होते हैं या 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में। यहां पर देखेंगे अनिश्चित होंगे। अशुद्ध पदार्थ आगे पढ़ेंगे मित्रों 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा समांगी मिश्रण, एक कौन सा होगा? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह होगा जिसमें एक दूसरे में अवयव पूरी तरह से प्रलुप्त होंगे। और विषमांगी मिश्रण वह होगा जिसमें अणु क्या होंगे? अब ऐसा नहीं है कि भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होना तो मिश्रण ही है। ये विषमांगी वह होंगे जिसमें एक दूसरे में अणु प्रलिप्त नहीं होंगे, तो उन्हें अपन क्या कह देंगे मित्रों? विषमांगी। तो आज हम जानेंगे मित्रों क्या कि शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं। आज हमारी पूरी क्लास होने वाली है किस पर मित्रों? तो आपसे अगर पूछ लेगा कि शुद्ध पदार्थ कहते हैं किसे हैं, तो आपसे अगर मित्रों पूछेगा किसके विषय में? शुद्ध पदार्थों के विषय में, तो आप कह देंगे जो स्वयं परमाणुओं से मिलकर बने या 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिले हैं, तो उन्हें अपन क्या कह देंगे? शुद्ध पदार्थ। लेकिन शुद्ध पदार्थ आप देखेंगे मित्रों कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो मित्रों क्या है? तत्व। एक आप देखेंगे मित्रों क्या है? यौगिक। पहले इन दोनों की परिभाषाएं देख लें, फिर दोनों को एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा। देखिए मित्रों, फिर आगे पर पढ़ेंगे क्या? अशुद्ध पदार्थ। तो आज हमारी पूरी क्लास होने वाली है मित्रों आपके बीच में जब तक भी हो शुद्ध पदार्थ पर। तो आप यहां से देखेंगे क्या? तत्व। और दूसरा आप समझेंगे क्या? यौगिक किसे कहेंगे।
तो तत्व के संदर्भ में समझिए, जहां परमाणु स्वयं रासायनिक क्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकता, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है स्वतंत्र नहीं रहता, उसे ही मित्रों अपन क्या कह देते हैं, तत्व कह देते हैं। क्या कह देते हैं मित्रों, तत्व कह देते हैं। आप यहां पर देखेंगे नाइट्रोजन, आपसे अगर कह दूंगा मित्रों क्या, हाइड्रोजन, आपसे अगर मित्रों मैं कह दूंगा क्या, सोडियम, आपसे अगर मैं कह दूंगा मित्रों क्या, पोटेशियम, आप यहां पर जो भी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, जो भी चीजें जानते हैं आप, यह स्वयं परमाणु हैं, ये स्वयं परमाणुओं से मिलकर बने, एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं और समान प्रकार के क्या है, गुण प्रदर्शित करते हैं, तो इन्हें मित्रों आप क्या कह देंगे, तत्व कह देंगे। तत्व शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था मित्रों, तो आप कह देंगे रॉबर्ट बॉयल। कौन है मित्रों, रॉबर्ट बॉयल। आपसे अगर कहेगा तत्व शब्द किसने दिया है, तो आप कह देंगे मित्रों किसने दिया है, तत्व शब्द को दिया है मित्रों किसने, रॉबर्ट बॉयल जी ने। आपसे फिर एक प्रश्न पूछ लेगा, तत्व की परिभाषा किसने दी है, आपसे अगर मित्रों कह देगा कि तत्व की परिभाषा किसने दी है, तो मित्रों परिभाषा किसने दी है, लिवोजियन ने। किसने दी है मित्रों, लिवोजियन ने। और यह वही लिवोजियर साहब हैं जिन्होंने रसायन विज्ञान की परिभाषा को परिभाषित किया है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि तत्व शब्द किसने दिया है, रॉबर्ट बॉयल ने, और तत्व की परिभाषा किसने दी है, लिवोजियर साहब ने। लिवोजियर साहब कहते हैं कि तत्व एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है या स्वयं परमाणु मूल गुणों को प्रदर्शित करता है, उसे ही मित्रों अपन क्या कह देते हैं, तत्व कह देते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक क्रिया में क्या लेता है मित्रों, भाग लेता है। क्या लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। आप यहां से देखेंगे ये सभी क्या है, तत्व हैं। अब आप यहां से देखेंगे कि यौगिक किसे कहते हैं, आपसे अगर कहेगा इसे मित्रों अपन इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट और इसे कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं मित्रों, कंपाउंड कहते हैं। तो आपसे अगर कहेगा यौगिक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे मित्रों आप क्या कह देते हैं, यौगिक। आपसे मित्रों मैं कह दूं यौगिक किसे कहेंगे, तो आप कह देंगे दो या दो से अधिक क्या है, देखिए यह समझें उदाहरण से। आपसे मैं कह दूं CO, क्या कह दूं मित्रों, CO। पिछली क्लास में मैं परमाणु आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप यहां पर देख रहे हैं CO का अर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां कार्बन के परमाणु अलग हैं और O के अणु भी अलग हैं, यह 1:1 की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो यह मित्रों क्या हो गया, यौगिक। आपसे अगर कहेगा यौगिक क्या है, तो आप कह देंगे क्या, कि दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिले तो कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, और यह दोनों क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप यह कह देंगे क्या है, यौगिक है। दूसरी बात समझेंगे, आपका फेवरेट जिसे आप देखते हैं H2O। H2O आपसे एक प्रश्न बनता है कि वायु एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है, क्यों। तो आप देखें वायु में बहुत सारी गैसें मिली हैं मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द से धुआं भी है। दिल्ली इस समय प्रदूषण से कितना जूझ रही है मित्रों। आपके लिए मेरा एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसे बताएंगे स्मॉग टावर क्या है, इसके कार्य क्या हैं, भारत में सबसे पहले इसे कहां लगाया गया। आप कमेंट करिए मित्रों। आपको केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायो से, बॉटनी से किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट किया करो। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है आप अपना कमेंट किया करो, मैं कोशिश किया करूंगा कि आपको संतोषजनक आंसर दे सकूं। देखिए मित्रों समझे, तो आप यहां पर देख रहे हैं क्या, H2O। H2O के संदर्भ में जैसे ही आप जाने मित्रों, तो आप यहां पर देखेंगे कि H के कितने अणु, दो अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु मित्रों, तो आप कह देंगे ऑक्सीजन का कितना अणु है, एक, और यह 2:1 की फॉर्म में जुड़ गया, तो आप यहां पर देखेंगे मित्रों क्या हो गया है, कि यह एक निश्चित अनुपात हो गया, और निश्चित अनुपात जब हो गया है मित्रों, तो इसे अपन क्या कह देंगे, यौगिक कह देंगे। दूसरा आप देखेंगे मित्रों क्या, CO2।
क्या कह देंगे मित्रों, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों कह रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक अणु है और एक को कहते हैं मोनो, और यहाँ पर दो अणु है तो इसे क्या कहेंगे, डाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन का एक अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु, दो अणु। आपसे मित्रों मैं कह दूं NaCl क्या है, तो आप कहेंगे यौगिक। क्यों, तो आप कहेंगे सोडियम का कितना मित्रों, एक, और क्लोरीन का भी कितना है, 1:1। अब जो भी मित्रों यहाँ पर देख रहे हैं जो एक निश्चित अनुपात में जुड़ा हुआ है वह होते हैं यौगिक, और जो स्वयं परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलकर होते हैं तो उसे मित्रों अपन क्या कह देते हैं, तत्व कह देते हैं। आज हम जानेंगे विषय किसके विषय में मित्रों, तत्व के विषय में थोड़ा सा क्या करेंगे, जानेंगे। हाँ तो दोस्तों अब तक अपन क्या जान रहे थे कि शुद्ध पदार्थ क्या है और शुद्ध पदार्थ क्या है, और शुद्ध पदार्थों में भी चीजें जान गए। अब जानते हैं मित्रों शुद्ध पदार्थ का पहला रूप कौन सा मित्रों, तत्व। एलिमेंट है क्या, तो एलिमेंट के संदर्भ में आप यह जाने थे कि कोई परमाणु या तो स्वयं मूल गुणों को प्रदर्शित कर रहा है या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या कर रहे हैं, अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसे क्या कह रहे थे मित्रों, तत्व। आपसे अगर कहेगा प्रकृति में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो अगर प्रकृति की बात करेगा तो प्रकृति में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या मित्रों कितनी होगी, 98। प्रकृति में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या अगर कहेगा मित्रों तो आप कह देंगे कितनी है, 98। आपसे अगर कहेंगे मित्रों मानव द्वारा निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप कह देंगे मित्रों क्या है, 20। कितनी है मित्रों, 20। तो इस प्रकार से आपसे कह देगा कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप कह देंगे मित्रों कितनी है, 118। मुझे समझें और सुने। आपसे अगर कहेगा मित्रों प्राकृतिक तत्वों की संख्या, प्राकृतिक का मतलब यह है मित्रों कि जो प्रकृति से खोद कर आपने प्राप्त किए हैं उन तत्वों की संख्या कितनी है, 98। मानव निर्मित की बात यह है मित्रों, आर्टिफिशियल मानव निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है, आप कह देंगे 20। और इस प्रकार से विद्यार्थी आपसे अगर कहेगा कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118। थोड़ा सा मुझे सुने और समझें। यह आधुनिक आवर्त सारणी में, मैं आवर्त सारणी पूरी क्लास लेके आऊंगा मित्रों, 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास है, लगभग 45-46 प्रश्न आपके लिए वहां से रहने वाले। तो आप यहां से देख रहे हैं मित्रों क्या आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिनमें से 98 तो आपको प्रकृति से मिले, 20 आपने स्वयं बनाए। लेकिन एक प्रश्न ऐसे आ जाए आवर्त सारणी को छोड़कर कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो मित्रों आप कह देंगे 126। कुल तत्वों की संख्या कितनी है मित्रों, आप कह दें 126। आपसे कहेगा प्रकृति से प्राप्त तत्वों की संख्या, तो वो तो कितनी रहेगी, 98। लेकिन मानव निर्मित तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों, तो आप कह देंगे 26। कितनी हो जाएगी, मानव निर्मित तत्वों की संख्या हो जाएगी 26। लेकिन आवर्त सारणी में जो सम्मिलित है, आवर्त सारणी जो विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे परेशान ना हो, आगामी क्लास में उस चीज को समझें। तो आप कह देंगे कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप कह देंगे मित्रों कितनी है, 118। लेकिन आवर्त सारणी के अलावा सिंगल स्टेटमेंट के साथ आता है तो आप कह देंगे 126 है। कितने है मित्रों, तो आप कह देंगे 126। अब एक प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, ऐसा अधात्विक तत्व कौन सा है जिससे ऊष्मा का गमन तो नहीं हो सकता, लेकिन आप बताएंगे कि उससे आवेशों का गमन हो। तब तक मैं इसे रविश कर रहा हूं मित्रों, ध्यान देना। आपसे अगर कहेगा कि तत्व शब्द को किसने दिया, तो अभी आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा था कि तत्व शब्द को किसने दिया था मित्रों, तो आप कह दें रॉबर्ट बॉयल ने। आपसे अगर कहेगा कि तत्व की परिभाषा किसने दी, लिवोजियन ने। और तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो मित्रों आप कह देंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे मित्रों, आप कह देंगे 3 प्रकार के। धात्विक तत्व क्या होंगे मित्रों, धात्विक तत्व। आपसे अगर कहेगा अधात्विक तत्व कौन से होंगे मित्रों, तो आप कह दें अधात्विक तत्व। आपसे अगला कहेगा तो मित्रों आप कहेंगे क्या, उपधात्विक तत्व। क्या कहेंगे मित्रों, उपधात्विक तत्व। मुझे सुने, आपने कहा कुल तत्वों की संख्या 126, आवर्त सारणी में 118। जो आवर्त सारणी को नहीं समझ पा रहे परेशान ना हो, मैं आगे समझाने वाला हूं। अभी तक यह जाने कि कुल तत्वों की संख्या 118 है, 126 वाला प्रश्न भी आप भूल जाएं मित्रों। यह दौर कंपटीशन के क्षेत्र में संघर्ष का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से संपूर्ण सिलेबस को एक बार पढ़िए,
किसी भी यूट्यूब माध्यम से आप पढ़ लीजिए, किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिए, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस पेपर लगाइए, फिर कोई भी एग्जाम आपसे दूर नहीं है। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपके चरणों में होगा मित्रों, तो ध्यान देंगे। आप यहां से देखेंगे धात्विक तत्व, अधात्विक तत्व, आप देखें उपधात्विक तत्व। धात्विक तत्व मित्रों क्या होते हैं? ठोस होते हैं। धात्विक तत्व कैसे होते हैं मित्रों? ठोस होते हैं। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछेगा, कमरे के ताप पर कौन सा धात्विक तत्व ठोस नहीं होता है? तो आप कह देंगे मित्रों कौन सा? Hg80, जिसे आप मरकरी या पारा कहते हैं। एक प्रश्न समझिए, सभी धातुएं ठोस होती हैं। सभी धातुएं कैसी होती हैं मित्रों? ठोस होती हैं। चाहे मैं सोडियम की बात करूं, चाहे पोटेशियम की बात करूं, या मैं कॉपर की बात करूं, चांदी की बात करूं, सोना की बात करूं, जितनी भी बातें कर रहा हूं आप यहां से समझ रहे हैं मित्रों। तो आप यहां पर जो मरकरी देख रहे हैं, पारा देख रहे हैं, या कमरे के ताप पर, कमरे के ताप को मित्रों अपन क्या मानते हैं? लगभग 25 सेल्सियस डिग्री ताप। तो आप यहां देखें सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन जो पारा है जिसे अपन मरकरी कहते हैं मित्रों, वह कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रवित अवस्था में होता है। एक धातु होने के बाद भी मित्रों किसमें? द्रवित अवस्था में। आप यहां पर देखेंगे जो अधातुक हैं यह ठोस अवस्था में भी मित्रों, यह द्रव अवस्था में भी मित्रों, और एक किसमें? गैस अवस्था में भी पाए जाते। किसमें पाए जाते? ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाए जाते। आप यहां से देखेंगे सभी जो गैसें होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यह सभी गैसीय फॉर्म में होती। आपसे एक प्रश्न पूछता है, वह कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो मित्रों आप कह देंगे कौन सी है? ब्रोमीन। कौन है मित्रों? ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपसे अगर कह देगा मित्रों धात्विक तत्व, धात्विक तत्वों की संख्या आपसे पूछता है मित्रों, आप कह देंगे 92। आपसे अगर कहता है अधात्विक तत्वों की संख्या कितनी है, आप कह देंगे 18। आपसे मित्रों कह देगा क्या उपधात्विक तत्वों की संख्या कितनी है, आप कह देंगे 7। तो धात्विक तत्व कैसे होते हैं? ठोस। आपसे अगर कह देगा मित्रों क्या अधात्विक तत्व क्या होते हैं, तो आप कह देंगे ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं आयोडीन की, सल्फर की, ग्रेफाइट की, हीरा की, तो यह तो ठोस अवस्था में पाए जाते। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, और मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन की, तो यह किस में पाए जाते हैं मित्रों? गैस अवस्था में। और ब्रोमीन की बात करेंगे विद्यार्थियों, तो यह आपकी किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। अगली बात समझेंगे, आप देखेंगे धातुओं से आवेशों का प्रवाह होता है मित्रों। धातुओं से क्या होता है? आवेशों का प्रवाह होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि धातुओं से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अगर आपसे कहेंगे कोई भी धात्विक पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? क्योंकि उससे आवेशों का क्या होता है मित्रों? प्रवाह होता है। आप समझे यहां से, मैं यह कह दूं मित्रों कि यह कोई तार है, कोई भी तार है जो कॉपर से, चांदी से, सिल्वर से, सॉरी चांदी और सिल्वर सेम होते हैं, एक ही को कहते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, डॉट डॉट करके किसी से है। तो आप यहां पर देख रहे हैं जो धात्विक तत्व होंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉनों का गमन क्या होगा मित्रों? तेजी से होगा। तो आप कह देंगे धातुओं से आवेशों का प्रवाह होता है, अर्थात यह विद्युत की क्या होती है मित्रों? आप कह देंगे विद्युत की सुचालक होती। जो मित्र समझ नहीं पा रहे वो यह समझे, मैं यह कह दूं कि यह कोई धात्विक पदार्थ है। यह धात्विक पदार्थ नहीं है, प्लास्टिक है, लेकिन मैं मान लेता हूं यह लोहे की छड़ है, कॉपर की छड़ है, सोने का तार है। तो आप देखेंगे कि अगर मैंने इस सिरे पर करंट लगा दिया, मैंने यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह कराया, तो आप देखेंगे कि इस ओर आपको करंट के झटके लगेंगे। तो मित्रों आप यहां से समझेंगे कि जो सभी धातुएं होती हैं उनसे आवेशों का क्या होता है मित्रों? प्रवाह होता है। सभी धातुओं से आवेशों का क्या होगा मित्रों? तो आप कह देंगे आवेशों का क्या होगा? प्रवाह होगा। चीजें देखिए, अब आपसे कह दे अधात्विक, तो अधात्विक तत्वों से आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन एक सुंदर प्रश्न जानिए मित्रों, आप यहां से अपवाद पढ़ेंगे। आपने देखा था अधात्विक तत्व वह तत्व होते हैं जिनसे आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन आप देखेंगे ग्रेफाइट क्या है मित्रों? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा अधात्विक तत्व है जिनसे आवेशों का प्रवाह होता है।
यह अधात्विक तत्व है, इसमें धात्विक गुण नहीं होते, फिर भी इससे आवेशों का प्रवाह होता है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, वह कौन सा अधात्विक तत्व है जिनसे आवेशों का प्रवाह होता है? तो आप कह देंगे ग्रेफाइट। आप कहेंगे मित्रों कि सर यह तो हमने देखा नहीं। तो ग्रेफाइट आप सदियों से देखते आ रहे हैं, बचपन से ही हम काठ की पेंसिल का उपयोग करते हैं, और काठ की पेंसिल में मित्रों आप जो देख रहे हैं, काठ की पेंसिल में जो आप देख रहे हैं वो क्या होता है? ग्रेफाइट। आप घर पे जाके प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रयोग से बचे, आपको विद्युत के झटके भी लग सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सभी आधात्विक तत्वों से विद्युत के कुचालक होते हैं, इनसे आवेशों का प्रवाह नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा आधात्विक तत्व है मित्रों जिससे आवेशों का क्या होता है? प्रवाह होता है। आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर कहेंगे यह ऊष्मा का मित्रों क्या होता है, तो आप कह दें ऊष्मा का सुचालक होता है। जो धात्विक तत्व होते हैं उनसे ऊष्मा का क्या होता है मित्रों? आप कह देंगे ऊष्मा का प्रवाह होता है। आप कहीं सर बात समझे नहीं। ऊष्मा एक ऊर्जा है, ऊष्मा एक ऊर्जा है मित्रों जो अणुओं की मध्य गति होने से उत्पन्न होती है। आप अपनी हथेलियों को रगड़ोगे तो आप पाएंगे वह कुछ देरी में क्या हो गई है? गर्म हो गई। यह किसका उदाहरण है? ऊष्मा का। दूसरा आप देखेंगे सभी धात्विक तत्व ऊष्मा को प्रवाहित होने देती। मैं यह कह दूं मित्रों कि यह अगर धात्विक तत्व होती, या मैं यह कह दूं कोई पदार्थ धात्विक तत्व है, तो मैं इस सिरे को गर्म करूंगा तो आप देखेंगे इस वाले भाग को गर्म देखेंगे। अगर मैं यह कह दूं कि कोई लोहे, कॉपर, चांदी, तांबा कोई भी धात्विक तत्व है, उसके एक सिरे को गर्म करूंगा तो दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा मित्रों? गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है मित्र? आप ऐसा इसलिए देख पा रहे क्योंकि इसमें ऊष्मा का क्या होता है? प्रवाह होता है। और सुंदर प्रश्न जानेंगे मित्रों। आपसे अगर कह दिया किसी लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं, दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, दूसरा हिस्सा गर्म हो जाता है, क्यों? आप इसलिए कर पा रहे मित्रों क्योंकि वह ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्दी के दिनों में मित्रों लोहे की कुर्सी ठंडी होती है, काठ की नहीं, क्यों? तो ध्यान देना थोड़ा सा। लोहे की कुर्सी में ऊष्मा का प्रवाह होता है। जब हम लोहे की कुर्सी को छूते हैं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, ऊष्मा है, वो उस लोहे में क्या हो जाती है? गमन हो जाती है और हमें वो ठंडी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही अपन सर्दी के दिनों में काठ की जो है ना वस्तु को छूने की कोशिश करते हैं, वो विद्युत की क्या होती है? कुचालक, सॉरी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक। हमारे जो शरीर का ताप है 35 सेल्सियस डिग्री है, या मैं यह 37 सेल्सियस डिग्री है, या यह कह दूं 98 फ़ारेनहाइट है, वह उसके बाहर जाएगा ही नहीं। तो थोड़ा सा समझे। आप कहते हैं धातुओं से ऊष्मा का क्या होता है मित्रों? प्रवाह होता है। लेकिन आप देखेंगे अधातुओं से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद है डियर, बहुत सिंपल सा अपवाद है, आप जान जाओगे। आपसे अगर कहेंगे अभ्रक, क्या कहेंगे मित्रों? अभ्रक। अभ्रक एक अधातु है जिससे आवेशों का प्रवाह तो नहीं होता है। अभ्रक एक धातु है जिससे आवेशों का प्रवाह तो नहीं होता है, अर्थात यह विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती। लेकिन मित्रों इससे ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा की सुचालक होती है। इससे ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। देखो समझना थोड़ा सा। आप यहां पर एक प्रश्न पूछेगा कि विद्युत प्रेस में, आपसे अगर कहेंगे विद्युत प्रेस से यानी करंट की प्रेस से, एक बात बता दूं सामान्यतः शादीशुदा व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा अधिक परेशान होता है। एक सामान्य व्यक्ति एक शादीशुदा व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा भैया मुझे कपड़ों पर प्रेस करनी है, इस्त्री दे दे। उसने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ले जाओ इसे। तो उसने कहा भैया ये इस्त्री नहीं, मुझे करंट वाली चाहिए। उसने कहा एक बार हाथ लगा के तो देख, ये भी करंट देती है। खैर वो अपने अपने वक्तव्य इधर देखें आप। तो आप यहां पर देखेंगे क्या? अभ्रक। तो मैं यह कह रहा हूं कोई विद्युत प्रेस है और विद्युत प्रेस से करंट नहीं लगता है, क्यों? प्रेस आसानी से हो जाती है, ऐसा क्यों? आप देखेंगे उसके मध्य क्या होगी मित्रों?
आप कह देंगे कि एक कुंडली होगी तारों की, और तारों की कुंडली होगी तो उसमें बहुत सारे आवेश प्रवाहित होंगे, और आवेश प्रवाहित होंगे तो आवेश आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो मित्रों क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। अब मैं यह कह दूं यहां पर कोई धात्विक तत्व लगा दूं तो आप पाएंगे कि इस कुंडली से ऊष्मा भी आएगी और करंट भी आएगी। लेकिन जैसे ही आप मित्रों यहां पर अभ्रक की प्लेट लगाते हैं, क्या? अभ्रक की प्लेट, तो आप पाएंगे मित्रों कि यहां से ऊष्मा तो गमन कर जाएगी, लेकिन यह विद्युत के कणों को नहीं आने देगा, यह आवेश के कणों को नहीं आने देगा। तो आपसे अगर कहेगा विद्युत प्रेस करने पर करंट के झटके नहीं लगते, गर्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं? अभ्रक का। अभ्रक विद्युत का तो क्या है? कुचालक, लेकिन ऊष्मा का मित्रों क्या है? सुचालक। आगे बढ़ते हैं। धातुएं मित्रों कैसी होती हैं? आप कह देंगे चमकदार होती हैं। धातुएं मित्रों कैसी होती हैं? तो आप कह देंगे मित्रों धातुएं सभी कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? चमक विहीन होती हैं, लेकिन कुछ अपवाद है मित्रों। आप बात करेंगे आयोडीन की। आप किसकी बात करोगे मित्रों? आयोडीन की। आप बात करोगे मित्रों किसकी? सल्फर की। किसकी बात करोगे? सल्फर की। आप बात करोगे मित्रों हीरा की। आपने कहा सभी धातुएं चमकदार होती हैं, सोना चांदी पहनने के हम क्यों थोड़े से उत्साहित रहते हैं? क्योंकि यह चमकदार धातु। प्लेटिनम क्यों पहनते हैं हम? सलमान खान जी को आपने देखा होगा हमेशा हाथों में एक चेन पहने रहते हैं, वो प्लेटिनम धातु है। आगे हम बात करेंगे दुनिया की महंगी धातु कौन सी है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, दुनिया का सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व कौन सा है, यह मेरी आगामी क्लास रहेगी मित्रों आपके लिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं सभी धातुएं चमकदार है, लेकिन आयोडीन और सल्फर और हीरा की बात करेंगे मित्रों, यह अधातु है, लेकिन फिर भी कैसी है मित्रों? आप कह देंगे यह चमकदार है। तो सभी धातुओं के संदर्भ में आप क्या कह देंगे? सभी धातुएं मित्रों कैसी होती हैं? चमकदार। लेकिन अधातु की बात करेंगे मित्रों तो अधातुएं आपकी कैसी होती हैं? चमक विहीन। लेकिन तीन अपवाद हैं। कौन से मित्रों? आयोडीन। कौन सा मित्रों? आयोडीन आपके लिए अपवाद है, सल्फर अपवाद है, और कौन सा है मित्रों? हीरा। आप परेशान ना हो, हीरा का मैं संपूर्ण चैप्टर पढ़ाऊंगा आपके। हीरा का क्वथनांक कितना होता है, ताप कितना होता है, अपवर्तनांक कितना होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को यह क्यों प्रदर्शित करता है। आपसे अगर कहेंगे हीरा ताप में गर्म नहीं होता है, कांच गर्म हो जाता है, क्यों? दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, फिर भी दोनों की क्रियाएं अलग अलग क्यों है? मेरी क्लास से जुड़े रहें, आपके लिए समता है सारे प्रश्न देने की मैं कोशिश करूंगा। और मित्रों हाँ, तुम्हारी एक भूल है, आप कमेंट नहीं करते। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं संतोषजनक आंसर देने की कोशिश करूंगा। आगे देखते हैं। आपने देखा था धातुएं क्या थी मित्रों? चमकदार। आपने कहा था अधातुएं क्या थी? चमकविहीन। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर अधातुओं की तो उपधातुओं की तो बात ही नहीं करूंगा मित्रों, मैं आपके साथ हूं, सारी बातें करूंगा, आप समझ जाओगे। देखिए आपसे अगर कहेगा मित्रों सभी धातुएं कैसी होती है? आघात वर्धनीय। आपसे अगर कहेगा कैसी होती है मित्रों? आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब क्या है मित्रों? इन्हें पत्थर से या मैं यह कह दूं हथौड़े से किसी से भी कूटा पीटा जा सकता है। आघात का मतलब होता है चोट। ऐसे तत्व जो चोट सह सकते हैं। देखिए मित्रों अपने जीवन में थोड़ा सा ये चीज जाने, विद्यार्थी जीवन थोड़ा सा कठिन है, जीवन में संघर्ष तो है, ऐसा कोई नहीं है। जब राम भगवान नहीं बचे संघर्ष थे तो हम जैसे तुच्छ प्राणी कैसे बच सकते हैं? जीवन में संघर्ष तो है, लेकिन जो संघर्ष के समय मुस्कुराता रहे, जो संघर्ष के समय लड़ता रहे, मैं दावा करता हूं विद्यार्थी मेरे प्रिय मित्रों, कभी आप जीवन में असफल नहीं हो सकते। संघर्ष के समय खुद को मजबूत बनाइए, लड़ने की शक्ति जागृत कीजिए, और कैसा भी आपके लिए कठिन स्थिति हो आप उस समय विचारे ना बने, उनसे जूझने की शक्ति जनरेट कीजिए। मैं दावा करता हूं आप पेपर में सफल होंगे कि नहीं होंगे यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिंदगी की दौड़ में कभी हारेंगे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। आप यहां से देखेंगे आघात वर्धनीय का अर्थ क्या है। तो आघात वर्धनीय का अर्थ क्या है मित्रों? कि कितनी भी कूटे पीटे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय। लेकिन तीन अपवाद है मित्रों। तीन अपवाद कौन से हैं? पारा, क्या है मित्रों? पारा,
जिसे आप मरकरी कह रहे हैं, जिसे आप Hg कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, छोड़िए उस चीज को। आगे एक प्रश्न पूछेंगे, थर्मामीटर में पारे का ही उपयोग करते हैं क्यों? वो मैं आगे प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं। देखिए, पारे की बात करेंगे, पोटेशियम की बात करेंगे और सोडियम। यह तीन वो धातु हैं जिन्हें आघात वर्धनीय गुणों को नहीं सह सकते, या इनमें आघात वर्धनीय गुण नहीं होता है। आप देखेंगे पारा द्रवित अवस्था में होता है। आप देखेंगे सोडियम क्या करता है, खुले में छोड़ने पर यह क्रिया कर जाता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखते हैं। पोटेशियम की बात करें, इसे मोम में रखते हैं। यह अति क्रियाशील धातु है। तो आपसे अगर कहेगा कि सारी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, चोटें सह सकती हैं, लेकिन आप देखेंगे क्या है कि यह तीन चोटें नहीं सह सकती हैं। कौन? आघात वर्धनीय धातु कौन सी नहीं है? पारा नहीं है, पोटेशियम नहीं है, और कौन नहीं है मित्रों? सोडियम नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप जान लेंगे मित्रों। आपने देखा था कि इसका 80 क्रमांक होता है, इसका 19 क्रमांक होता है, इसका 11 होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, परमाणु भार किसे कहेंगे, समस्थानिक किसे कहेंगे, आपसे यह प्रश्न बन जाएंगे। आप ज्यादा परेशान होना, मैं हूं तब तक तो आपको परेशान होना ही नहीं है। देखिए मित्रों, समझे इस चीज को। तो आप यहां से देखेंगे मित्रों, क्या देख रहे हैं चीजें, आप यहां पर देख लेंगे क्या पारा, आपने यहां से देखेंगे क्या सोडियम, आप यहां से देखेंगे मित्रों क्या नाइट्रोजन। यह क्या है? आघात वर्धनीय नहीं है। इधर देखें, सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, लेकिन आप कह देंगे अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। चोटें क्यों नहीं सह सकती? क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन की बात आप कहते हो मित्रों, तो यह क्या है? गैस है। आप बात करेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन की, तो ये क्या है मित्रों? गैस है। लेकिन हाँ, हीरा आपसे अगर करेंगे बात, क्या हीरा, आपसे बात करेंगे मित्रों क्या आयोडीन, तो आप कह देंगे यह भी आघात वर्धनीय नहीं है, यह भंगुर किस्म के। जब आप इनमें चोटें देंगे, जब इनमें आप हथौड़ी की मार देंगे, तो यह क्या हो जाते हैं मित्रों? भंगुर हो जाते हैं। तो आप यहां से प्रश्न समझ गए, यह आघात वर्धनीय होते हैं या आघात वर्धनीय नहीं होते। आगे देखिए, बहुत खास प्रश्न, आप यह कह देंगे कि यह तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या होते हैं मित्रों? यह तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं, यह तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह बात समझ में नहीं आ रही तो ऐसे समझ, धातुओं को ताना जा सकता है, धातुओं को ताना जा सकता है, लेकिन अधातुओं को ताना नहीं जा सकता। आपसे मैं यह कह दूं, लोहे की स्प्रिंग को आप खींच सकते हैं, लेकिन आप अधातुओं से बनी स्प्रिंग को खींच ही नहीं सकते, स्प्रिंग ही नहीं बनती मित्र। आप यहां से देखेंगे एक प्रश्न भी रहता है, सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो आप कह देंगे सबसे तन्य धातु है मित्रों क्या एयू, जिसे आप कहते हैं क्या सोना। मित्रों ये सोना धातु है, सोना बाबू टोना नहीं है, यह उस चीज से बचे आप थोड़ा सा। तो आप यहां पर देख रहे हैं एयू की बात करेंगे तो यह क्या है मित्रों? सोना है। सोना एक ऐसी तन्य धातु है, मात्र 1 ग्राम सोने से, थोड़ा सा याद रखें इसे, मात्र 1 ग्राम सोने से कितना 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। जी मित्रों, आप इस बात को याद रखें, सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना है। मात्र 1 ग्राम से आप कितना किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कितना मित्रों? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो आज हम यह जाने धात्विक तत्व किसे कहते हैं, अधात्विक तत्व किसे कहते हैं। थोड़ा सा उपधातुओं के विषय में भी जान लें, थोड़ा सा आप उपधातुओं के विषय में देखिए मित्रों। तो देखिए मित्रों, आप यहां से क्या देखेंगे, उपधातुएं कौन कौन सी हैं। आप यहां से देखेंगे एंटीमनी है, यहाँ पर बिस्मिथ है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम। जब मैं आपको पेरियोडिक टेबल कराऊंगा यह सब करा दूंगा, थोड़ा सा उपधातुएं जाने। तो उपधातु उन्हें कहते हैं मित्रों जो धात्विक गुणों को भी और क्या है मित्रों अधात्विक गुणों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित करती हैं, उन्हें मित्रों आप क्या कह देते हैं? उपधातु। जैसे आपने कहा धातुओं से ऊष्मा का प्रवाह होता है, अधातुओं से नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ मात्रा में क्या होगा? ऊष्मा का प्रवाह होगा अवरुद्ध के साथ। आपसे अगर कहेंगे कि धातुओं में ऊष्मा का प्रवाह होता है, तो आप कह देंगे इसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा का प्रवाह हो। आप यहां से कहेंगे आघात वर्धनी, यह कुछ मात्रा में आघात वर्धनी होंगे। आप यहां से डॉट डॉट देख रहे हैं। आपसे अगर कहेगा उपधातुएं किन्हें कहते हैं, तो आप कह देंगे जो धात्विक अधात्विक दोनों गुणों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं, उन्हें मित्रों आप क्या कह देते हैं? उपधातु। मैं विश्वास करता हूं मित्रों आप लोगों पर
कि आप मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और आपने जो मुझे प्यार दिया है मित्रों, आपने जो स्नेह दिया है, मैं बाहर विभोर हूँ। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और किसी भी प्रकार से आपके मित्र से कोई गलती होती है, आप सुझाव दें, आगे मैं क्लास में सुधार करूंगा। जय हिंद दोस्तों।